ये शुरू करते हैं मुग़ल कालीन प्रशासन के बारे में। देखिए, जो मुग़ल कालीन प्रशासन था, औरंगजेब का पहला वीडियो मतलब आप देखेंगे लास्ट वीडियो, 1707 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और मुग़ल कालीन प्रशासन जो था वो उसके दौरान जिला जो होता था ना, क्या होता था, जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। सरकार समझते हैं, जैसे आप आज जिला कहते हैं उसे सरकार कहा जाता था जिले को। और शासन की सुविधा के लिए जो प्रत्येक सूबा प्रांत, आज जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में कई ज़िले हैं, उसी तरह से प्रांत में कई सरकार होते थे। सरकार को ही जिला कहा जाता, जिला को सरकार कहा जाता था, ठीक। तो उसी तरह जो आपका स्टेट आज की डेट में वो प्रांत होता था उस समय। तो प्रांत कई सरकारों में विभाजित था। सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया जाता था। आज भी देखते हैं परगना लिखा आता है, आपके ब्लॉक वगैरह होते हैं। तो ब्लॉक जो होते हैं मतलब जिलों के अंदर कई परगना होते थे या महल होते थे। सरकार जो है आपका, सरकार मतलब जिला, और इसमें कई परगना होते थे। कई परगनों से मिलकर के एक सरकार या बनता था, और कई सरकारों से यानी कई जिलों से मिलकर के एक प्रांत बनता था। प्रत्येक सरकार के प्रमुख अधिकारी कौन थे? फौजदार, ठीक, फौजदार होता था। अमल गुजार होता था, ठीक, अमल गुजार, काजी, कोतवाल, बितिकची, खजानदार। अब जैसे कोतवाल है तो क्या करता था, कानून से संबंधित जो भी सिस्टम होता था वो कोतवाल देखता था। फौजदारी अलग सिस्टम था, ठीक। काजी वाला काम अलग था, जो भी आपका न्याय व्यवस्था होता है, तो इस तरह का सिस्टम था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान होता था। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मुगल काल में जो सैन्य विभाग का प्रधान था उसे क्या कहा जाता था? तो मीर बख्शी कहा जाता। तो ये याद रखिए भैया, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में भी पूछा गया है, आरओ में भी पूछा गया है। और वह सरकत नामक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके सैनिकों का मासिक वेतन भी निर्धारित करता था। तो एक सरकत नाम का प्रमाण पत्र होता था, उस पर मीर बख्शी हस्ताक्षर करा लेता था किसके? सैनिक के, और उसी के आधार पर उसे मासिक वेतन दिया जाता था, किसे? सैनिक को। इसके अतिरिक्त प्रांतों में भी बख्शी होते थे, जो प्रांत होते थे उसमें भी बख्शी होते थे, मतलब सैन्य विभाग के प्रधान, जो मीर बख्शी के नियंत्रण में कार्य करते थे, जो मीर बख्शी के नियंत्रण में कार्य करते थे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल शासन में मीर बख्शी जो होता था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता था, ठीक। मीर बख्शी जो होते थे भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण भी करते थे, और साथ ही सैन्य विभाग की वेतनदायी के लिए भी दो काम करते थे। सैन्य विभाग का वेतन देना उसके लिए भी उत्तरदायी हैं, और राजस्व अधिकारियों के पर्यवेक्षण करना उनका भी काम होता था। सर जदूनाथ सरकार ने मीर बख्शी को वेतनाधिकारी कहा है, मतलब वेतन देने वाला अधिकारी जो है मीर बख्शी को कहा है, किसने? सर जदूनाथ सरकार, एक जो है हिस्ट्री के राइटर है, उन्होंने कहा है। किंतु वेतनाधिकारी का कार्य मीर बख्शी का नियमित एवं स्थायी कार्य नहीं था, मतलब स्थायी नहीं था। वेतनाधिकारी का कार्य दीवाने तन करता था। दीवाने तन नाम जो था वो किससे संबंधित था? वेतनाधिकारी से, मतलब वेतन देने वाले अधिकारी से संबंधित था। मुगल काल में मनसबदारों के सैनिकों के अतिरिक्त दो प्रकार के और घुड़सवार सैनिक होते थे। देखिए, मनसबदार सैनिक जो होते थे उनके अतिरिक्त दो प्रकार के और घुड़सवार सैनिक थे। एक अहदी होता था और दूसरा दाखिली कहलाते थे। अहदी सैनिक बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाते थे। जो अहदी सैनिक होते थे वो, देखो, मनसबदार मतलब उनके अंडर में कई घोड़े होते थे, और ये इस मनसब का घोड़ा है, वे इस मनसब का घोड़ा है। वो मुहर से पता चला, घोड़ों में दाग प्रथा चलाई जाती थी, मुहर प्रथा लगाई जाती थी। तो उसी तरह से अहदी और दाखिली भी जो है वो घुड़सवार सैनिक होते थे। वो अहदी सैनिक बादशाह द्वारा नियुक्त होते थे और उसके अंगरक्षक के रूप में कार्य करते। जैसे कि आज आप देखते हैं कि भैया जो आपका जेड सिक्योरिटी होती है ना प्रधानमंत्री की, तो उस टाइप के जो सैनिक होते हैं उनका अलग प्रशिक्षण होता है, उन्हें अलग से अपॉइंट किया जाता है, कमांडो अलग होते हैं। तो उसी तरह से आप समझ सकते हैं कि जो मतलब राजा के जो अपना अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे उन्हें अहदी कहा जाता था। और दाखिली सैनिक की भर्ती बादशाह द्वारा की जाती थी, यद्यपि इनको मनसबदारों की सेवा में रखा जाता है। दाखिली सैनिक होते थे वो मनसबदार की सेवा में रखे जाते थे, और मनसबदार के अंडर में जो सैनिक होते थे वो अपना लड़ाई के लिए होते थे। बस समझ सकते हैं आप लोग इतनी सी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। मुहतसिब जो होता था ना, उसका काम क्या था? जो जन आचरण का निरीक्षण था उसका विभाग का प्रधान था, मतलब लोगों में क्या सिस्टम चल रहा है, लोगों के अंदर क्या चल रहा है, मतलब मुहतसिब मतलब मुखबिर कह सकते हो, जासूसी करने वाला।
तो उसका काम ये होता था। तो जासूस को क्या कहते थे? आपके मुहतसिब कहा जाता था। उसका कार्य सार्वजनिक आचरण को उच्च बनाए रखना था। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया, उसका नाम शैतानपुरी रखा गया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, जो वेश्या लोग थे उनको निष्कासित करके जिस स्थान पर बसाया गया उसका नाम क्या था? तो शैतानपुरी था। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत जो होते थे 33 वर्ग होते थे। कितने? 33 वर्ग। उन्हें कभी कभी मशरूत अथवा सशर्त पद भी प्राप्त होते थे। अगर आप लोग सोचते हैं कि अब आज की डेट में क्वेश्चन आएंगे और पूछेंगे भैया शाहजहाँ के पिताजी का क्या नाम था, जो अकबर के बेटे का नाम क्या, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आने। अब अंदर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी हिसाब से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, नहीं सिलेक्शन आप भूल जाइए। देखिए, अकबर ने अपने शासनकाल में 40 वर्ष में जात एवं सवार जैसी दोहरी व्यवस्था लागू की थी। ठीक, जिस मनसबदार से अपने जात या व्यक्तिगत दर्जे के अनुरूप सवार रखने की अपेक्षा की जाती थी, उसे उसके दर्जे की पहली कोटि में जिससे आधे सवार रखना अपेक्षित था, उसे दूसरी कोटि में, और जिससे आधे से भी कम सवार रखना अपेक्षित था, उससे तीसरी कोटि में रखा जाता था। तो समझिए सवार पद का मतलब क्या था। नंबर एक बात तो थी कि मनसबदारी व्यवस्था 33 वर्ग थे और उन्हें कभी कभी मशरूत अथवा सशर्त पद भी प्राप्त हो जाता था। और अकबर ने अपने शासनकाल में 40वें वर्ष में जात एवं सवार जैसी, जो 40वां वर्ष था अकबर का, उसमें उन्होंने जात एवं सवार जैसी दोहरी व्यवस्था लागू की। जिस मनसबदार से अपने जात या व्यक्तिगत दर्जे के अनुरूप सवार रखने की अपेक्षा की जाती थी कि ये इतने जात या मनसबदार रखेगा, उससे उसके दर्जे की पहली कोटि जितनी होती थी, जिससे आधे सवार रखना अपेक्षित था, कि आधे आपको रखने हैं। ठीक, और दूसरी कोटि में आधे से भी कम सवार रखना अपेक्षित था। तीसरी कोटि में इसी तरह से बढ़ते जाता था। समझिए बात को। सवार पद जात पद से कभी ऊपर नहीं हो सकता था। जो सवार वाला पद था वो जात पद से कभी ऊपर नहीं हो सकता था। इस व्यवस्था में सैनिक और असैनिक अधिकारियों का एक ही सेवा संवर्ग होता था। जो सवार पद था वो जात से ऊपर नहीं होता था, और इस पद में सैनिक असैनिक दोनों होते थे। इतना समझ। सैनिक मतलब जो सेना में काम करते हैं, असैनिक मतलब जो लिखा पढ़ी का काम करते हैं। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल जो होता था शब्द भू राजस्व से संबंधित था। तो जो माल शब्द था आपके मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? भू राजस्व से। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, मल्टीपल एग्जाम में आ चुका है कि माल शब्द किससे संबंधित था मुगल प्रशासन में? तो भू राजस्व एकत्रित करने से। ठीक, लगान एकत्रित करने से। पुर्तगालियों द्वारा 1605 ईस्वी में तम्बाकू भारत लाया गया। तम्बाकू किसके द्वारा लाया गया? पुर्तगालियों के द्वारा। कब लाया गया? 1605 ईस्वी में। इसके बाद ही तम्बाकू जो है भारत के जन सामान्य में बहुत लोकप्रिय हो गया। मतलब सब जो है वो सुरती काटने लगे, बना बना के बीड़ा बढ़िया चूना लगा के खाने लगे। समझिए बात को। तो जब कौन आया? पुर्तगाली। मतलब देश को बर्बाद अपने किसने किया? तम्बाकू ला के, पुर्तगालियों ने। तो पुर्तगाल जाके इन लोगों को पीटना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे कुछ ही वर्षों में तम्बाकू पीने की आदत लोगों में इतनी अधिक प्रचलित हो गई कि इस नुकसानदेह आदत से बचने के लिए 1617 ईस्वी में जहांगीर को इसे निषेध जारी करना पड़ा। तो तंबाकू का निषेध किसने जारी किया था? जहांगीर ने। ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, इसे नहीं पढ़ाया जा रहा है कि पुर्तगाली लाए थे 1605 में तम्बाकू, और इसकी आदत इतनी ज़्यादा पड़ चुकी थी लोगों को कि उनके नुकसान हो रहे थे, मल्टीपल नुकसान हो रहे थे। किसी का फेफड़ा खराब हो रहा है, किसी के मुंह में कैंसर हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो जहांगीर ने 1617 में इसे निषेध कर दिया। ठीक, इस पर बैन लगा दिया कि कोई भी तम्बाकू खाएगा तो पीटा जाएगा। समझिए बात को। उसे तम्बाकू की जो है बदबू बहुत खराब लगती थी, खुशबू। मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। समझिए बात को। जो मुगल प्रशासन था उसमें जो विद्वान होते थे और धार्मिक लोग होते थे, जो कथा वार्ता या फिर मौलवी जो होते थे, उनको जो राजस्व दिया जाता, राजस्व मुक्त अनुदान भूमि दी जाती थी कि जाओ 2 बीघे तुम्हें दे दिया और जो है तुम उसमें खेती कर लो, तो उसे कहा जाता था मदद ए मास। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे सयूरगल भी कहा जाता था। मदद ए मास और सयूरगल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण कौन करता था? तो सद्र करता था। जो दान में भूमि दी जाती थी उसका निरीक्षण कौन करता था? सद्र करता था। सद्र का यह भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग ना होने पाए। मतलब दी गई है तुम्हें कि हाँ भैया तुम दान में मिली है, अपना जीवन यापन करो, उसका दुरुपयोग ना करो।
यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से होती थी। जब पिताजी ने जो है दान पा गए हैं, ठीक, गैया दान में मिल गई है, तो उस गैया, अब वो चले भी जाएंगे तो भी वो गैया उनके बच्चों के पास रहेगी, उनके बच्चों के बच्चों के पास रहेगी। तो उसी तरह खेती भी होती थी। खेती जो है वो अगर उन्हें मिल गई है तो वंशानुगत ट्रांसफ़र होती रहती थी। ये नहीं कि आज आप चले गए तो उन्होंने वो खेती ले ली, ऐसा कुछ नहीं होता था। टकसालों में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। अकबर द्वारा राम सीता की आकृतियाँ और राम सिया देवनागरी लेख से युक्त सिक्के जारी करवाए। तो ये क्वेश्चन भी यह आएगा, लिख के ले लीजिए, किसी ना किसी एग्जाम में फंसेगा कि राम सीता वाले सिक्के किसने चलवाए थे, तो वो अकबर ने चलवाए थे। और चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था, ये तो सबको पता है, किसने, शेर शाह ने चालू किया था। दाम अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था, जो रुपये के 40वें भाग के बराबर होता था। ठीक, रुपये के मतलब 40 जो आपके सिक्के होते थे वो 1 रुपये के बराबर होते थे। ठीक, और ये क्या थे, तांबे के सिक्के जो होते थे, दाम 40 दाम जो था 1 रुपये के बराबर था। इतना आप समझ लीजिए बस। जहांगीर ने अपने, और किसने चलाया, अकबर ने, जहांगीर ने अपने सिक्कों पर आकृति अंकित की गई थी और कुछ सिक्कों पर उसके साथ नूरजहां का नाम भी अंकित था। ठीक, कुछ सिक्कों पर, इसके कुछ सिक्कों पर हाथ में शराब का प्याला लिए हुए आकृति भी अंकित थी। किसके सिक्कों पर, जहांगीर के सिक्कों पर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मन में रखिए, सुनिए कहानी। ठीक, हाथ में शराब का प्याला लिए हुए, शराब किसे पसंद था, जहांगीर को। ठीक, अनारकली कहाँ थी, जहांगीर के पास थी, तो शराब किसे पसंद होगा, जहांगीर को। बस सिस्टम समझिए। तो जहांगीर वाले सिक्के में शराब का प्याला था और नूरजहां के साथ फ़ोटो भी थी उनकी। और राम सीता वाले सिक्के आपके अकबर के समय लॉन्च हुए थे। बस दाम जो है वो भी आपके अकबर ने लॉन्च किया था, रुपया तो शेर शाह ने। और 40 दाम जो है वो 1 रुपये के बराबर होता था। दाम तांबे का होता था, ये भी याद रखिएगा। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी, जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। बटाई शब्द का अर्थ ये था कि लगान निर्धारण की एक पद्धति थी कि बटाई कर लो। अभी भी बटाई शब्द चलता है गांव वगैरह में। ठीक, हमारे यहाँ भी चलता है। बटाई का मतलब ये होता है कि हाँ, तुम जो है जैसे 6 किलो अनाज जो है इधर गया है तो 1 किलो इधर लगान में जाएगा, इस तरह का बटाई होता था। तो जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था कि लगान दो भैया, 1/6 दे रहे हो। 50%, अलाउद्दीन तो 50% चलाता था कि भैया 10 किलो पैदा हुआ, 5 किलो हमें चुपचाप दे दो। ठीक, और कौन चलाता था, मोहम्मद बिन तुगलक भी 50% अनाज लेता था। समझिए बात को, 2 कुंटल पैदा हुआ, 1 कुंटल आप राजा को देंगे। तो 50% वाला अभियान जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। ठीक, ज़्यादातर लोग 1/6 लेते थे, 1/3 लेते थे, लेकिन जो ये लोग हैं 50%। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से, तो ये किया गया, सरकार लगा दो बस। ठीक, कई जो है सरकार होते थे, उनसे प्रांत बनता था, और कई परगना से एक सरकार बनता था। बस सिंपल सी बात है, कुछ सोचना नहीं। मुगल काल में जनपद जिला सरकार कहलाता था, बस ज़्यादा नहीं सोचना। लोअर में आ चुका है, प्री में। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था भैया, मीर बख्शी था, कुछ नहीं सोचना है। ठीक, और ये एक चीज़ और करता था, कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था, किसानों से टैक्स वसूलना बिल्कुल काम नहीं था, भू राजस्व अधिकारी काम होता है। ठीक, आय व्यय का लेखा करना बिल्कुल ये काम कर ही नहीं सकता। ठीक, क्योंकि ये सेना संबंधित है। न्याय देना, ठीक, ये भी नहीं होगा। भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण होता था, और सेना में वेतन देने का काम भी जो है वो आपका मीर बख्शी करता था। सेना का रख रखाव ये सिस्टम होता था। भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता था, ये देख रेख जिसे कहते हैं। ठीक, कैमरा वाला काम कौन करता था, मीर बख्शी, बस इतना समझिए। चलिए, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, और केंद्रीय शासन व्यवस्था की विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर करती थी। ठीक, तो देखिए मुगल साम्राज्य क्या था, सैनिक पर तो आधारित था, ये तो आपको पता ही है कि सैनिक राज्य था। ठीक, सैनिकों के ऊपर ये पूरा डिपेंडेंट थे, तलवार के ऊपर ही सब कुछ जीता जाता था। भाई औरंगजेब ने अपने भाई को मार दिया। ठीक, उसका बड़ा भाई था दारा सिकोह, उसे क्यों मार दिया, अपनी गद्दी पाने के लिए। तो पूरा तलवार के बल पर ही राज्य जीते जाते थे, और सैनिक एक प्रमुख उसमें रोल अदा करता था। तो ये भी सही है। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास को प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर, तो भाई ये भी जो है इसकी सही व्याख्या करता है।
तो आपका ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। बस पहला लगा दो, ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, किससे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? ठीक, तो मानुची को, मनुची थे, उन्हें जो है चिकित्सक नियुक्त किया गया था। यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। ठीक, तगड़े वाला क्वेश्चन है। और मनुची को जो है मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। ये पूरी जानकारी इसकी लेंगे, टेंशन मत लीजिए आप। निकोलो मनुची को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। ये एक इतावली यात्री था। निकोलो मनुची क्या था? एक इतावली यात्री था। इसने भारत आकर दारा सिकोह की सेना में तोपची के रूप में नौकरी की थी और 1659 में दारा सिकोह की मृत्यु के बाद इसने चिकित्सक का पेशा अपना लिया। ठीक, तो पहले ये तोपची था निकोलो मनुची, और दारा सिकोह के समय था। दारा सिकोह के समय इसने तोपची की नौकरी की, लेकिन जब दारा सिकोह को मार दिया जाता है तो ये जो है डर जाता है औरंगजेब से कि भैया हम भी मार ही दिए जाएंगे, तो ऐसा करो जो सिक्योर बिजनेस है उसे पकड़ लो। तो इसने चिकित्सक का बिजनेस पकड़ लिया। समझिए बात को। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि अहदी वे घुड़सवार थे, सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की। भाई एकाकी ही प्रदान करते थे, एक पर्सनल यूज के लिए बने थे तो एकाकी ही प्रदान करते थे अहदी। जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, तो ये भी सही है, किसी सरदार के साथ संलग्न नहीं थे। अहदी जो थे वो स्पेशल राजा लोग रखते थे, मतलब जो बादशाह थे वो रखते थे, जैसे आप कमांडो समझ लीजिए, उस टाइप के सैनिक होते थे। सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था, डायरेक्ट सम्राट के अंडर काम करते थे, ये भी सही है। जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया, ये गलत हो जाएगा, मिर्जा पिर्जा कुछ नहीं। तो भैया 1 और 2 और 3 सही, बी आप लगा दो, बस आगे बढ़ो, ज़्यादा मत सोचिए। ठीक, और अहदी और दाखिली के बारे में पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्वेश्चन में कभी फंसा सकता है, आईएएस का क्वेश्चन है। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या होते थे? लोक आचरण अधिकारी। जो लोक आचरण होता रहता है उसकी देख रेख कौन करता था? आपके मुहतसिब करते थे। और ये पढ़ लीजिए मुहतसिब के बारे में थोड़ा, ठीक रहेगा। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसका कार्य सार्वजनिक आचरण को उच्च बनाए रखना था। आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री तथा वेश्याओं का निवास निषेध कर दिया था, मतलब शराब पे भी पाबंदी लगा दी थी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई, किस लिए चालू की गई? आईएएस का क्वेश्चन है। सेना में भर्ती की जा सके? नहीं। राजस्व संग्राम में सुविधा हो? नहीं। धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित हो? नहीं। साफ सुथरा प्रशासन लागू हो? एकदम सही, इसीलिए किया गया था। ये पूरा डिटेल पढ़ लेना भैया, ठीक, पॉज करके। निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? ठीक, तो इसमें 33 वर्ग थे, ये तो सत्य है, इसमें कुछ कहा ही नहीं जा सकता। उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे, ये भी सही है। उनका सवार पद जात पद से अधिक होता था, ये गलत है। सवार पद जो है वो जात से अधिक होता था। सवार पद जात पद से, मतलब जात पद ऊंचा होता था, सवार पद नीचा होता था, समझिए आप। और समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारी को मनसब प्रदान किया जाता था, तो ये भी सही है। मतलब ये वाला आपका गलत हो जाएगा, बस सिंपल सी बात, इतनी आप समझ सकते हैं। ओके, तो मतलब यही आपका सही आंसर हो जाएगा।